एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग आज बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू, जो भारतीय भूगोल से जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं आपके एसएससी एमटीएस जो जस्ट कंप्लीट हुआ है, उस एसएससी एमटीएस एग्जाम का हम लोग ये देख लेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज। देखो हिमालय को अगर आप देखोगे ना तो हिमालय ये माउंटेन जो है, अब यहां से काफी सारी नदियां बहती है। अब इसको हम लोग ना इसको कुछ डिवाइड कर देते हैं, कुछ भागों में हम लोग इसे बांट देते हैं। अब वो नाम याद रखना है आपको। यहाँ पे एक इंडस नदी बहती है, सिंधु नदी। इंडस रिवर से लेकर के सतलुज रिवर तक, इंडस रिवर से लेकर के सतलुज रिवर तक जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, या फिर इसे हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं और कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। कहां से? इंडस से लेकर के सतलुज तक। फिर सतलुज से लेकर के काली रिवर तक, सतलुज से लेकर के काली रिवर तक उसे हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? कुमाऊं हिमालय। फिर काली रिवर से लेकर के तीस्ता नदी तक इसे हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, या फिर सेंट्रल हिमालय भी हम लोग इसे बोलते हैं। और तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक हम लोग इसे बोलते हैं क्या? आसाम हिमालय, या फिर ईस्टर्न हिमालय, या फिर ईस्टर्न हिमालय। तो ये डिवीजन आपको याद रखना है, बहुत बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे बोल रहे सतलुज से काली तक, तो सतलुज से काली तक क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं जो है ना ये उत्तराखंड का एक क्षेत्र है। उत्तराखंड जो राज्य है ना उसको बेसिकली दो भाग में आप देख सकते हो, एक भाग होता है कुमाऊं और एक भाग होता है क्या? गढ़वाल। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अगला एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है ना, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान कौन सी है? तो ये हो जाएगी लूनी रिवर। आप लोगों ने जरूर सुना होगा लूनी रिवर का नाम। लगभग 500 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, लंबाई है, 500 550 किलोमीटर लेंथ है। और ये हमारे रेगिस्तान में बहने वाली है ना, रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र बड़ी नदी है। ठीक है, ये बहती हुई, ये राजस्थान में बहती हुई फाइनली रन ऑफ कच्छ, जो रन ऑफ कच्छ का इलाका जो है वहां ये सूख जाती है, गायब हो जाती है। तो लूनी रिवर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और रिवर के नाम दिए गए हैं, वो भी थोड़ा सा आप देख लो। जैसे तापी रिवर की बात करें या फिर नर्मदा रिवर की बात करें, तो इनसे जुड़ा हुआ क्या सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ये याद रखना है, ये पश्चिम की तरफ फ्लो होती है ना, तो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है। कौन सी? नर्मदा और तापी रिवर। और कृष्णा रिवर की बात करें तो हमारे कंट्री के साउथ में, पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप देखोगे सबसे लंबी नदी देखोगे वो तो गोदावरी है ना। गोदावरी है, कितना है? 1465 किलोमीटर का लंबाई है। उसके बाद आता है कावेरी का नंबर, उसके बाद आता है कृष्णा का नंबर। तो कृष्णा जो रिवर जो है ना, कृष्णा जो रिवर है इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 1400 किलोमीटर लंबी है कृष्णा रिवर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर इस तरीके से फ्लो होती हुई, अब इसके ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी है उसके भी नाम आप याद रख सकते हो कि जैसे कृष्णा की बात करें तो भीमा। आप लोगों ने मूसी रिवर जरूर सुना होगा, जिसके किनारे हैदराबाद स्थित है, वो भी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, वो भी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तुंगा। तो तुंगा और भद्रा दोनों मिलकर के तुंगा रिवर बनाती है और कृष्णा नदी से वो मिलती है। बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि जीके में, जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके में, इंडियन ज्योग्राफी में ये सवाल पूछा गया है कि बताओ तुंगा भद्रा किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। अब ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है पहले तो ये समझो। मान लो एक नदी है, एक रिवर है। अब ये रिवर जहां से फ्लो होती है ना, इसके काफी सारी सहायक नदी हो सकती है, ट्रिब्यूटरी हो सकती है ना। अब इस एरिया में अगर बारिश होता है, ये तो ये पूरा का पानी ये फाइनली फ्लो होते हुए इस नदी में जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। क्या है? ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है ना, तो बताना है कि सबसे ज्यादा बड़ा किसका ड्रेनेज बेसिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन ना लगभग 3.12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना, इतना लाख किलोमीटर स्क्वायर इतना है। पूरा इंडिया का एरिया देखो, पूरा इंडिया का अगर एरिया अगर आप देखो ना तो लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन एरिया कितना है? तो 3.12 है ना लगभग। तो ये आप देख सकते हो ये लगभग 10% है।
ये लगभग 10% है इंडिया का। तो इंडिया का टोटल एरिया का 10% एरिया जो है ना वो गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन एरिया है, ठीक है। ये सवाल भी पूछा गया है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, ये जो 10% है ना, ये याद रखना है। ऐसा सवाल पूछा गया है एसएससी एमटीएस में कि बताओ कि कौन से रिवर सिस्टम जो है वो इंडिया का 10% जो एरिया जो है ना उसको कवर करता है, तो गोदावरी। बाकी को अगर आप देखोगे, महानदी का देखोगे तो इसका ड्रेनेज बेसिन एरिया कितना है, और ये सभी पूछा जाता है, इसलिए ड्रेनेज बेसिन एरिया याद रखना है आपको, नंबर भी याद रखना है। तो महानदी का लगभग 1.4 है ना, 1,40,000 या फिर 42,000 के आसपास जो है, 1.41, तो 1,41,000 40,000 के आसपास इसका ड्रेनेज बेसिन एरिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है नर्मदा का, तो नर्मदा का लगभग 98,000 98,000, 1 लाख से थोड़ा कम है ना, 99,000 जो है, तो 1 लाख से थोड़ा कम जो है नर्मदा का। अब कृष्णा की बात करें तो लगभग इसका 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 2.5 लाख लगभग ना, एक्चुअली 2.5 लाख नहीं है, 2.58 के आसपास है। तो ये जो नंबर मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत बार बार पूछा गया है। और सिर्फ देखो, ये सब जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 दे रहे हो वहां तो काम आएगा ही, लेकिन अगर आप मान लो एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2023 ये एग्जाम दे रहे हो, वहां भी काम आएगा, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2011 के जनगणना के हिसाब से कितना है। देखो पहले तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है ये समझो। एक पर्सन का, मान लो कोई एक पर्सन है, इसकी जो है मान लो 2 बच्चे हैं, कोई एक और दूसरा पर्सन है, कोई एक और दूसरा आदमी है, इसके मान लो हो सकता है 5 बच्चे हो, कोई दूसरा एक और आदमी हो सकता है, इसके मान लो 3 बच्चे हो। तो इंडिया में अगर आप देखो अलग अलग जितने भी लोग हैं सबके हो सकता है कि सबके अलग अलग नंबर ऑफ बच्चे हो, किसी का 2 हो, किसी का 1 होगा, किसी का 5 होगा। एवरेज अगर लेंगे है ना, कि एक पर्सन का कितना, बेसिकली एक पर्सन का जो है वो कितने बच्चे हो रहे हैं, एवरेज अगर लेंगे तो वो दिखाता है फर्टिलिटी रेट, कि कितना उनके जो है उनके नेक्स्ट जो जनरेशन जो है वो कितनी आ रही है। इंडिया जब आजाद हुआ था तो ये लगभग एवरेज था 5.9 के आसपास। मतलब क्या, जब इंडिया जब आजाद हुआ तो लगभग एवरेज अगर आप देखोगे है ना, तो लगभग एक पर्सन का आप देखोगे तो उसके 6 बच्चे थे एवरेज। लेकिन ये कम होते होते, काफी अच्छी बात है, कम हुई, दो आते कम होते होते 2.1 के आसपास जो है हमारा पहुंच गया, थोड़ा सा ज्यादा हिस्से। और ये काफी एक अच्छा नंबर है 2.1, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, 2.1 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ हेमेटाइट ओर ऑफ इंडिया। हेमेटाइट क्या होता है, तो ये आयरन का लोहे का ओर है, लोहे का अयस्क है। तो हमारे कंट्री में अगर आप देखो खास करके हेमेटाइट ओर की अगर बात करें तो कहां कहां मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा ओडिशा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में मिलेगा। इसके अलावा आपको ये मिलेगा कर्नाटक में, फिर गोवा में। हेमेटाइट ओर की बात कर रहा हूं, लोहे के दूसरे और ओर भी है, जैसे मैग्नेटाइट है, लेकिन हेमेटाइट वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला है, ठीक है, क्योंकि हेमेटाइट में से ना लगभग 70% के आसपास मेटल निकलता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है ये। तो ये सब जो स्टेट के नाम बताया मैंने, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपके अलावा कर्नाटक, गोवा, तो ये सब में हेमेटाइट ओर मिलता है। तो यहां पे देखो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तो काट दो, क्या बचता है, उड़ीसा, तो उड़ीसा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द, तो श्रीलंका, इंडिया को अगर आप देखो तो कुछ ऐसा है, उसके नीचे श्रीलंका ऐसा है, और इंडिया श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है इसको क्या बोलते हैं, पाक जल मद्रू, है ना, पाक जल मृदु, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको पाल्क स्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल्क स्ट्रेट। बाकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखोगे तो जैसे मैं बात करूं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का, तो आपने जरूर मेडिटेरियन सी देखा होगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली जो पानी है ना, उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे एसएससी एमटीएस एग्जाम में, कि बताओ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो जिब्राल्टर की जो स्ट्रेट जो है वो कौन से 2 भाग को जोड़ता है, कौन से 2 जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ता है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बेरिंग स्ट्रेट की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन, जो प्रशांत महासागर है उसे, और अटलांटिक ओशन है उसे जोड़ता है, ठीक है। ये बेरिंग स्ट्रेट असल में जो है ना, ये असल में आप इसको, ये भी इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये रशिया और अमेरिका, यूएसए का जो अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का वाला जो क्षेत्र है उसको अलग करता है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया के ईस्ट साइड में, और यूएसए का जो अलास्का वाला जो क्षेत्र है उसको अलग करता है।
स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है? तो अगर आप इंडोनेशिया का लोकेशन देखोगे तो वहां पे काफी पतली सी संकड़ी सी वाटर बॉडी है, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, है ना। अब वही काफी करीब में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। नेक्स्ट, असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट हैव डैश पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो असम और ज्यादातर जो पेनिनसुलर स्टेट्स है, जो हमारे साउथ वाले जो स्टेट्स है, वहां पे देखोगे ना तो रफली 300 के आसपास आपको जो है ये नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 300 क्या ज्यादा है कि कम है? एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो जैसे बिहार का, वेस्ट बंगाल का आप देखोगे तो 1000 प्लस है, 1000 से ज्यादा है। बिहार का तो 1100 के आसपास है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का देखोगे तो 1050 के आसपास में है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो काफी ज्यादा है। इसकी तुलना में अगर आप सिक्किम का देखो तो 86 है, 86 है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का देखो तो 17 है। ये सभी में ना जो 2011 की जो जनगणना हुई है ना, सेंसस 2011, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो अभी तो डेफिनेटली बढ़ गया होगा, लेकिन आपको 2011 का सेंसस के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि अभी नया सेंसस नहीं हुआ है, लास्ट वही हुआ है। तो देखो आंध्र प्रदेश वगैरह का, अरुणाचल प्रदेश का 17 है, सिक्किम का 86 है। तो इस हिसाब से आसाम और ये 300 जो नंबर आ रहा है, इसको क्या बोलोगे? ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मॉडरेट है। क्या है? मॉडरेट है। हाँ, लेकिन साउथ में अगर केरला को अगर आप देखो तो उसके 800 के आसपास है। तमिलनाडु का अगर आप देखोगे तो 500 के आसपास है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड ऑफ इंडिया? तो इंडिया में जो इकलौता आइलैंड है, ज्वालामुखी वाला जो आइलैंड जो है, वो कौन सा है? तो वो बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड है। बाकी एमेंडीव, लैकाडीव, मैनाकॉय, ये सब की, मिनिकॉय की बात करो, ये तो लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप हमारी आइलैंड जो है, जो लक्षद्वीप जो है उसका भाग है ना, तो लक्षद्वीप का भाग है ये। अब बैरन आइलैंड जो है ये तो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे क्या है? वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डज तापी रिवर ओरिजिनेट? तो तापी या फिर इसको ताप्ती भी बोलते हैं, ताप्ती, है ना। तो ताप्ती या तापी रिवर जो है वो कहां से शुरू होती है? तो ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है ना, एमपी से। मध्य प्रदेश से शुरू होती हुई महाराष्ट्र में जाती है और फिर वहां से जाती हुई गुजरात से होके हुए फाइनली जो गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात जो है, गल्फ ऑफ खंबात जो है वहां पे जाकर के गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती हुई आपकी महाराष्ट्र और फिर फाइनली गुजरात से गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो लगभग 724 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, किसकी? तापी की। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुंड डैम। अब देखो हीराकुंड डैम को लार्जेस्ट बोला जा रहा है, अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। हीराकुंड डैम की बात करें ना तो लंबाई के हिसाब से इसकी बात की जा रही है, क्योंकि इसकी लंबाई देखो ना तो 25 किलोमीटर से ज्यादा है। 25 पॉइंट समथिंग है, मतलब लगभग 26 किलोमीटर आप बोल सकते हो। तो लगभग 26 किलोमीटर लंबा ये डैम है, हीराकुंड डैम। कौन से नदी पे? तो ये है महानदी रिवर पे। कौन सा नदी पे है ये? महानदी रिवर पे है। महानदी रिवर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती हुई फाइनली उड़ीसा से पहले तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है ना। अब वहां से स्टार्ट होती हुई बहते हुए ये जाती है कहां पे? उड़ीसा से होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी जो है वहां पे जाकर के मिल जाती है। अब ये जो महानदी है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी है उसका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब, नाम याद रखो। नाम आपको बहुत अजीब में भी लग रहा होगा, लेकिन नाम याद रखना है। हसदेव, सेवनाथ, हसदेव, सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब। फिर यहां से आप देखो जोंक है, फिर इब तेल है, ओंग है। तो ये सब जो है ना महानदी के ट्रिब्यूटरी है। जो नाम मैं बताया याद रखना है, क्योंकि आप में से कोई भी दे देगा एग्जांपल। क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि बताओ कि ओंग, ओंग जो रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन। तो देखो हमारे पॉपुलेशन की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें तो लगभग 6 के आसपास था ना जब आजादी हुआ, है ना। तो एक आदमी का लगभग 6 बच्चे हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया कि ये काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स उठाए। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ प्लानिंग 1952 से, क्योंकि हमारा सेंसस 1951 में हुआ था, आजादी के बाद। तो फिर वहां से हमने डेटा देखा, तो डेटा देखा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ेगी। तो फिर हमने उसको कम करने के लिए काफी सारे स्टेप्स स्टार्ट किए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, while presenting union budget for 2022-23, announced a program called पर्वतमाला. This program was announced to develop. अब कुछ ये क्वेश्चन 2022-23 देख के ये मत सोचना कि पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड है ना पर्वतमाला, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है।
पर्वतमाला। इसके अलावा पर्वतमाला के साथ में कुछ और दूसरे प्रोजेक्ट भी है, सागरमाला और भारतमाला। तो ये क्या होता है आपको जानना है, क्योंकि एसएससी जीके में ये पूछा जा रहा है बार बार। पर्वतमाला में क्या किया जा रहा है कि जो हिली एरिया है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए रोपवे बनाया जा रहा है। रोपवे आप लोगों ने मे भी देखा हो कि पहाड़ मान लो ऐसा करके है, ये ऐसा करके है, और यहां से एक लाइक रोप होगा, अब उसमें इस तरीके की एक बॉक्स जैसा होगा, वो रोपवे बोलते हैं उसको, तो वो जाएगा। तो ये रोपवे जो हिली क्षेत्र में बनाया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में, ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। इसके अलावा दो और प्रोजेक्ट नाम याद रखने हैं आपको। एक तो है सागरमाला। सागरमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है कि हमारे जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे रेलवे, वहां पे रोड, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो पोर्ट जो है, उन सब कुछ से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यातायात की जो सुविधा है, कहां पे, कंट्री के अंदर नहीं, कंट्री के कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में, तो वहां पर डेवलप किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। और हमारे कंट्री के अंदर में जो रोड बनाया जा रहा है, रोड, कंट्री के अंदर में जो रोड काफी सारे बनाया जा रहा है, उसके लिए एक स्पेशल अलग से प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भारतमाला। तो भारतमाला एक है, सागरमाला कोस्टल एरिया के लिए, भारतमाला में रोड बनाया जा रहा है, और पर्वतमाला में रोपवे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, द इंडियन सेंसस इज जनरली हेल्ड एवरी। तो जो जनगणना जो होती है जनरली हर 10 साल में होती है। पिछला जो जनगणना हुआ था 2011 में हुआ था, नेक्स्ट होना चाहिए था 2021 में, लेकिन नहीं हो पाया कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से और कुछ और दूसरे कारणों से। तो चांसेस है कि 2024 या 2023 में तो नहीं होगा, 2024 या फिर 2025 में, मे बी 2024 में भी ना हो, क्यों, इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन में भी काफी सारा वर्क होता है, तो मे बी बहुत चांस मुझे फील होता है कि 2024 के बाद ही जो है वो जनगणना होगी। ठीक है, मतलब 2025 में। तो इसका मतलब ये है कि 2025 2025 तक कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो वहां पे 2011 का जो जनगणना का जो डेटा है, सेंसस का जो डेटा है, आपको वो याद रखना है, 10 साल में होता है। ठीक है। पहला जनगणना कब हुआ था आजादी के बाद, आजादी के बाद बोल रहा हूं मैं, 1951 में, 1951 में आजादी के बाद पहला जनगणना हुआ था। ठीक है। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम पॉपुलेशन, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन है? करेक्ट आंसर लक्षद्वीप। पॉपुलेशन जस्ट 65,000 के आसपास था 2011 में जब जनगणना हुई ना, तो जस्ट 65,000 65,000 के आसपास पॉपुलेशन थी। आज के डेट में 2023, अभी 2023 चल रहा है, 2023 में पॉपुलेशन 68,000 के आसपास है। ये रफली एक एस्टिमेटेड डेटा है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज भागीरथी एट द प्लेस ऑफ ऑरिजिन? तो कौन से नदी को भागीरथी नाम से बुलाया जाता है जब वो शुरू होती है? देखो, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, हम सभी ने जानता है ये, हम सभी जानते हैं ये चीजों को, लेकिन असल में गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है ना, वो गंगा नहीं, वो है भागीरथी। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री हिमनद से, और दूसरी तरफ से अलकनंदा निकलता है, अलकनंदा नदी। और अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों मिल जाते हैं कहां? देवप्रयाग में। कहां पे? देवप्रयाग में, उत्तराखंड में है। और वहां से तब जाकर के हम लोग इसे गंगा बोलते हैं। तो देवप्रयाग के बाद गंगा होता है, देवप्रयाग से पहले गंगा नहीं, वहां पे आपका गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और दूसरी होती है अलकनंदा, और देवप्रयाग में जाकर के मिलते हैं दोनों, तब जाकर के बनता है ये गंगा। अब फिर इसी गंगा में आप देखोगे जो इलाहाबाद जो है, जिसे हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, वहां पर के आकर के मिल जाती है क्या? यमुना नदी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, है ना, गंगा को ही आगे में भागीरथी बोलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर, कृषि कार्य के लिए कौन सा एक संस्थागत कारक नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर? तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मेट्रो सिटी कौन सा है ना? तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, देखो हमारे कंट्री में ना जो अलग अलग सिटी है, उन सिटी में किसी भी सिटी का पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा हो, अगर उसमें लोगों की संख्या 40 लाख से ज्यादा हो 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो उसको मेट्रोपॉलिटन पॉलिटिशियन सिटी हम लोग कहते हैं, है ना। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला तो मुंबई है, लेकिन यहां पे सेकंड वाला पूछ रहा है, सबसे हाईएस्ट वाला नहीं। तो सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली, सेकंड पे आता है दिल्ली, फर्स्ट में मुंबई। क्या देखो 2011 का जनगणना के हिसाब से है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन नेपाल हिमालय? तो नेपाल से रिवर स्टार्ट होने वाली कौन सी है यहाँ पे? नदी के नाम देखोगे तो बेतवा, चिनाब,
देखो बेतवा की बात करें तो ये तो आप तो यमुना में याद आएगा ना, गंगा में यमुना मिलती है, और यमुना में देखोगे चंबल बेतवा केन है ना, तो चंबल बेतवा केन ये रिवर मिलती है, फिर सोन मिलती है गंगा में। तो ये तो टोटली इधर में हो गई। चेनाब की बात करें तो ये तो इंडस नदी जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है। चंबल भी जो है ये यमुना में आके मिलती है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो आंसर कौन सा बच गया, घाघरा। घाघरा नदी जो है वो नेपाल से निकलती है और वहां फाइनली ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी। नेक्स्ट, अब वही वही गंगा नदी आगे जाकर के बांग्लादेश में एंटर करती है, वहां पद्मा नाम से बुलाते हैं, है ना। देखो गंगा नदी जो है ना फ्लो होती हुई बंगाल में आकर के फरक्का बैरेज है, कहा फरक्का बैरेज है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वहां पे दो भाग में बढ़ जाएगी, एक भाग बन जाएगा हुगली जो बंगाल में फ्लो होती है, और दूसरा बन जाएगा पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाएगी। नेक्स्ट, इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हिमालय कंसिस्ट ऑफ। तो हिमालय की अगर बात करें ना तो हिमालय कोई एक सिंगल रेंज नहीं है, एक रेंज है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, है ना, ग्रेटर हिमालय जिसे हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, है ना, बृहद हिमालय जिसको बोल सकते हो। उसके बाद आता है लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। अब फिर उसके नीचे आता है शिवालिक, फिर उसके नीचे आता है शिवालिक। तो टोटल कितने रेंज हो गए, तीन है ना, टोटल तीन रेंज हो गए, और ये पैरेलल है एक दूसरे से, समानांतर श्रेणी है। तो टोटल कितने हैं, तीन है, ठीक है। नेक्स्ट, according to socio-economic census 2015, which state has the largest population of household with destitute or living on alms? तो हमारे सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था 2015 में, सेंसस नहीं सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, ये थोड़ा दूसरा है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट की बात की जा रही है, अब ये 2015 का हुआ है लेकिन इसके बाद नहीं, तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पहले का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो उड़ीसा स्टेट की अगर बात करें ना तो यहाँ पे काफी लोग जो है ना वो दूसरों पे निर्भर है, भिक्षा से निर्भर है, तो वो काफी लोग जो है भिक्षा पे निर्भर करते हैं। तो उड़ीसा स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पे, उड़ीसा होगा आंसर। द पर्पल रेवोल्यूशन विच वॉज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज। तो पर्पल रेवोल्यूशन जो है जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वो किन चीजों से रिलेट करता है, लेवेंडर रेवोल्यूशन, इंडिगो, ऑर्चिड, लाइलैक, ये सभी फ्लावर के नाम है, फूलों के नाम है। इंडिगो रेवोल्यूशन तो आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, नील विद्रोह, है ना, चंपारण सत्याग्रह पढ़ा होगा गांधी जी वाला। तो वैसे पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, ये लेवेंडर रेवोल्यूशन, लेवेंडर जो है ये भी एक तरह का फ्लावर है, इसकी ऑयल भी निकाली जाती है, तो उससे रिलेट करता है पर्पल रेवोल्यूशन। अच्छा आपको पता है पर्पल रेवोल्यूशन के अलावा अलग अलग रेवोल्यूशन होता है ना, पिंक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो किसी के भी बारे में अगर आपको जानकारी है तो बताओ मुझे कमेंट करके कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, या पिंक रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, येलो रेवोल्यूशन क्या है। किसी का भी पता है तो कमेंट करके बताओ, और नहीं पता है तो भी बताओ, मैं आपको आंसर बताऊंगा कमेंट में। नेक्स्ट, HVJ गैस पाइपलाइन। तो ये गैस पाइपलाइन है जो गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात के हजीरा से, ये हजीरा का ही एच है, ठीक है। अब फिर जगदीशपुर जाती है यूपी। तो ये कौन से स्टेट से पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे जाते हुए ये मध्य प्रदेश से भी पास होती है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट से, सॉरी कौन सा स्टेट जो है इससे पास होता है, तो मध्य प्रदेश है ना। तो यहाँ गुजरात है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और फिर यूपी। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड इन सबसे पास नहीं होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ। हमारे जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी कंट्री जो है, पड़ोसी जो देश है, वो कैसे वाले, जो ओशन में है ना, जो ओशन में है, सी में है। तो वो कितने हैं, तो वो दो है। पड़ोसी देश तो काफी सारे हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान, लेकिन जिनका लैंड बाउंड्री है उसका बात नहीं किया जा रहा है ना। जो द्वीप देश है ना, जो आइलैंड है, तो दो है, एक है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। और श्रीलंका की कैपिटल, तो श्रीलंका की दो कैपिटल है ना, एक कैपिटल है कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरकोट्टे, ठीक है। तो दो कैपिटल है श्रीलंका का। पैसा क्या चलता है, तो मालदीव में चलता है रुफिया, याद रखना, FFRU रुफिया, एफ है यहाँ पे, है ना, एफ है रुफिया। और श्रीलंका में क्या चलता है, तो श्रीलंकन रुपी चलता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पहला सेंसस जो है वो 1951 में हुआ था। आजादी से पहले भी सेंसस हुआ था, ठीक है, आजादी से पहले भी सेंसस हुआ था। अब कौन से ईयर में, तो मैं यहां पे दो डेट लिखता हूं, क्योंकि 1881 में जो सेंसस हुआ था ये ऑफिशियल हुआ था, लेकिन 1872 में भी एक सेंसस हुआ था। तो बहुत बार क्या होता है, ये दोनों डेट को लेके कंफ्यूजन होता है। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में देखना है कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है, 1881 वाला दिया गया है कि 1872 वाला दिया गया है, तो उस हिसाब से मार्क करना है, ठीक है।
तो 1881 को बोलते हैं ऑफिशियल हुआ था, और इसको बोलते हैं ऑफिशियल नहीं हुआ था, लेकिन सेंसस के वे में इसको भी काउंट करते हैं। तो इसीलिए आप क्वेश्चन के हिसाब से देखना, अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, अगर क्वेश्चन में 1881 भी है 1872 भी है, वैसे केस में 1872 को मार्क करना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इंडस नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? तो काबुल, गिलगित, श्योक, ये सभी इंडस की सहायक नदी है। सोन जो है ये इंडस की सहायक नदी नहीं है, है ना। सोन जो है ये तो गंगा नदी में आके मिलती है, गंगा नदी ऐसे फ्लो होता है, और ये गंगा नदी में आकर के सोन जो है रिवर इस तरह से आके मिलते हैं। यहाँ पे यमुना मिलेगा, और यमुना के बाद में जाकर के गंगा मिलेगा। ठीक है, सॉरी, सोन नदी जो है वो मिलती है। आपको जैसे श्योक नदी, आपको अगर मान लो सियाचिन जाना है, तो आपने पता होगा श्योक नदी से होकर श्योक नदी की जो घाटी जो है, या फिर एक और नदी का नाम सुन लो आप, नुब्रा, नुब्रा नदी की घाटी होकर के जो है वो सियाचिन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे लिंक श्रीनगर एंड, हमारे कंट्री में आप देखोगे ना, तो एक तो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए लंबी सी एक रोड है, जो कि है NH24, NH44, सॉरी 44, 44, NH44। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, 44, ये जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर और कन्याकुमारी को याद रखना है। वैसे ही ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी है। ईस्ट में आसाम में एक जगह है सिलचर, आसाम में एक जगह है क्या, सिलचर, उसको जोड़ता है पोरबंदर से, पोरबंदर से, जो कि गुजरात में है। तो सिलचर आसाम और पोरबंदर गुजरात, तो ये ईस्ट वेस्ट वाला हो गया। नेक्स्ट, पुष्कर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? अब देखो ये जब क्वेश्चन आया है ना, तो आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। काफी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को जरूर पता होगा कि पुष्कर जो लेक है वो राजस्थान में है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अगर आप कोई लेक वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है वो याद कर लेना है। या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कोई अगर मान लो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो वो सब बेटर है कि स्टेट जो है, अगर डिस्ट्रिक्ट याद कर पाते हो तो वो याद करो। पुष्कर लेक की बात करते हैं तो ये अजमेर में है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के पुष्कर। सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो जब जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो किन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है? पॉपुलेशन के बारे में, है ना, लोगों के बारे में। बहुत ही आसान सा आंसर है ना, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो ये मार्क कर पाओगे, थोड़ा भी सेंस लगाओगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखो तो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ वाले पूछ रहे हैं, एसएससी एमटीएस में आसान क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो जो भी अभी मैं बता रहा हूं ना, ये सभी आपको याद करके जाने हैं एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम के लिए। और सिर्फ यही नहीं है, एसएससी एमटीएस 2024 भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी, या फिर अगर आप मान लो दूसरा एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहां भी काम आएगा। वेयर डज ईस्ट कोस्टल प्ले ऑफ इंडिया लाई? ईस्टर्न क्लोन, तो मैं हमारा कंट्री का पेनिनसुलर पार्ट को अगर बनाओगे तो ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे अरेबियन ओशन है ना, अरब सागर है, यहाँ पे इंडियन ओशन है ना, हिंद महासागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एक पर्वत हिली रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल, उसके बीच में ये वाला जो भाग है ना, यही तो है हमारा पूर्वी तट ना। तो यहाँ पे देखो आंसर, देखो कौन सा हो जाएगा, बिटवीन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बिटवीन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट, When was the latest census counted in India, conducted in India? तो हमारा जो सबसे लेटेस्ट जो जनगणना जो हुआ है 2011 में, है ना, आज से काफी पहले हुआ है 2011 में। इसके बाद अभी तक नहीं हुआ, जैसा मैंने बताया बहुत चांस है कि 2023-24 में तो होगा नहीं, 2025 में जो है इलेक्शन के बाद ही हो। ठीक है, तो इसीलिए 2011 का जो भी डेटा है ना वो याद रखना है आपको, कम से कम आने वाले 3 सालों के लिए। वेयर डज अलकनंदा रिवर ज्वाइन भागीरथी रिवर इन इंडिया? थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं, तब जाकर के इसे गंगा बोलते हैं, तो देवप्रयाग। नेक्स्ट, देखो कोई भी डाउट क्वारी हो ना तो बिल्कुल कमेंट करके आप बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, वहां जुड़ के भी आप मुझसे बात कर सकते हो। इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश इन द नॉर्थ वेस्ट? हमारे कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में, हमारा कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी 106 किलोमीटर लंबी हमारी बॉर्डर है ना, 106 किलोमीटर लंबी हमारी बॉर्डर है। ठीक है, अच्छा पार्ट 1 वाली जो वीडियो आया था ना, उसमें मैंने मिस्टेक से 78 किलोमीटर बोल दिया था, तो वो करेक्ट कर लेना, 106 किलोमीटर है, ऑफिशियल गवर्नमेंट का डेटा है ये। ठीक है, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है हमारा, तो बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी बॉर्डर हमारी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, और फिर उसके बाद में जाकर के बांग्लादेश के साथ में, फिर उसके बाद में चाइना, फिर उसके बाद में पाकिस्तान। अच्छा बताओ, नेपाल और म्यांमार, नेपाल और म्यांमार ये दो कंट्री,
नेपाल और म्यांमार, इन दोनों कंट्री में से किसके साथ हमारी बॉर्डर ज्यादा लंबी है? नेपाल के साथ ज्यादा लंबी बॉर्डर है कि म्यांमार के साथ ज्यादा बॉर्डर लंबी है? बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लोएस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट? तो साक्षरता दर, लिटरेसी रेट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम वाला तो कौन सा है? बिहार। लेकिन यह थर्ड वाला पूछा जा रहा है। थर्ड वाला है कौन? राजस्थान। और सबसे फर्स्ट कौन है ना? केरला। केरला में एकदम 94% लिटरेसी रेट है, काफी बढ़िया है। ठीक है, और ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, अभी तो एकदम काफी और ऊपर चला गया होगा। Which state is the leading producer of sugar cane in India as of April 2022? तो अप्रैल 2022, अगर मैं इसको चेंज करूं ना 2023, ठीक है, तो आंसर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, शुगर केन प्रोडक्शन में अगर बात करें ना तो दो स्टेट का नाम मैं बता रहा हूं, यूपी और दूसरा है महाराष्ट्र। एकदम ना कंपटीशन चलता रहता है। इस साल ये फर्स्ट, एक साल यूपी फर्स्ट, एक साल महाराष्ट्र फर्स्ट, तो ऊपर नीचे इनका चलता रहता है। ठीक है, तो अभी जो 2021-22 में 21-22 में तो यूपी था, फिर उसके बाद में 2022-23 में जो है फिर नेक्स्ट 22 वाले जो ईयर में 2022 वाला जो ईयर गया ना उसमें महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया। अब 2023-24 का जो डेटा है अभी तक नहीं आया है, तो उसका जब डेटा आएगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखो बहुत सारी चीजों में ना आपको अपडेट भी करते रहना होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, ज्वाइन कर लो, वहां जो भी अपडेट होता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, a person is said to be marginal employment if he or she work for fewer than dash month in the year preceding census। देखो, एक साल में अगर कोई 12 महीने है, 12 महीने कोई काम करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट है ना, उसके पास काम है, रोजगार है। लेकिन अगर कोई 12 महीने में से एक महीना भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब वो अनएम्प्लॉयड है, रोजगार नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन मान लो 3 महीने काम कर रहा है या 4 महीने काम कर रहा है, 4 महीने ही काम मिल रहा है उसे, तो उसे क्या बोलोगे? पूरा इंप्लॉयमेंट भी नहीं है, इंप्लॉयमेंट नहीं भी नहीं है, मतलब वो कम है ना, कंप्लीट नहीं है, तो मार्जिनल इंप्लॉयमेंट बोलेंगे, है ना। तो 6 महीने का डेट है, 6 महीने से कम अगर काम कर रहा है तो मार्जिनल इंप्लॉयमेंट बोलेंगे उसे। HVJ पाइपलाइन थोड़ी देर पहले आया था, तो कौन से स्टेट से नहीं जाता है? तो ये आपके जो है कर्नाटका से नहीं जाता है। कर्नाटका तो साउथ में, नॉर्थ में है ना, तो गुजरात से, मध्य प्रदेश से या फिर यूपी, राजस्थान को भी इसका फायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर नॉट फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू? छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा कंट्री का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहां पे आपको आयरन, कोल, बॉक्साइड ये सब चीजें मिलेगी, गोल्ड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, गोल्ड आपको वहां नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं इंडिया में जो गोल्ड के रिजर्व है, जो सोने का भंडार है, तो इसका सबसे ज्यादा कहां पे है? इंडिया में सबसे ज्यादा जो सोने का भंडार है, गोल्ड का जो रिजर्व है, वो है आपका बिहार में। पूरे कंट्री का लगभग 44% गोल्ड का रिजर्व बिहार में है। ठीक है, 44% गोल्ड का रिजर्व जो है वो कहां है? बिहार में है। नेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया करंट अफेयर्स में कि उड़ीसा में भी गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है, हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन द जस्ट 5 स्टेट। तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका 50% जो है जस्ट 5 राज्यों में ही रहता है। तो बताओ इनमें से कौन से वो है, कौन सा राज्य है वो? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पता होगा आपको यूपी में। यूपी के बाद नंबर आता है किसका? तो यूपी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है बिहार। बिहार के बाद नंबर आता है किसका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश, और तब जाके आता है तमिलनाडु। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखो उत्तराखंड, केरला, गुजरात काट दो तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा ना यहां पे। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2022? तो कॉटन प्रोडक्शन में 2022 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इस ईयर का डेटा जब आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, तो 2022 के हिसाब से जो लीड करता है वो है गुजरात। ठीक है, वो कौन है? वो है गुजरात। ठीक है, तो याद रखना आपको। अगेन, कॉटन प्रोडक्शन में एक और स्टेट है, वो भी नाम याद रखो, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र में भी बड़ा कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये अपडेट आपको अपने आप को अपडेट कर लेना है, या फिर अगर बेटर होगा कि वही जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में आप आ जाओ, वहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री? तो इंडिया का टोटल जो पड़ोसी कंट्री है उसकी अगर बात करें तो कितने हैं? तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सबसे इधर में क्या है? सबसे इधर में क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आता है चाइना, है ना, पाकिस्तान है, फिर चाइना है, चाइना के बाद आ गया नेपाल, ठीक है, फिर आ गया भूटान। ठीक है, तो पाकिस्तान, फिर उसके बाद में हमने अफगानिस्तान मिस कर दिया, अफगानिस्तान है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसके अलावा बांग्लादेश,
ठीक है, फिर उसके बाद में और कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश के बाद में आ जाएगा म्यांमार। तो ये हो गया टोटल 7, 7 कंट्री के साथ हमारी लैंड बॉर्डर है, लैंड है जिनके साथ लैंड बॉर्डर है। लेकिन यहाँ पे तो नेबरिंग कंट्री बोल रहे हैं ना, तो नेबरिंग कंट्री में सिर्फ लैंड बॉर्डर वाले नहीं काउंट करने हैं, जिनके साथ लैंड बॉर्डर नहीं है, जो पड़ोसी है, तो कौन कौन सा आ जाएगा, श्रीलंका प्लस मालदीव, ये दोनों भी काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 7 जिनके साथ लैंड बाउंड्री है और 2 जिनके साथ लैंड बाउंड्री नहीं है लेकिन पड़ोसी है, तो 9 हो जाएंगे आंसर। ठीक है, 9 हो जाएगा आंसर। Which of the following is first solar project to break grid parity barrier in India? तो आपको बताना है कि कौन सा सोलर प्रोजेक्ट जो है जिसने ग्रिड प्योरिटी जो सिस्टम जो होता है इसको ब्रेक किया है। तो ये आपको बस याद रखना है, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, तो देखो ये इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए है ना, तो ये सिर्फ एसएससी एमटीएस नहीं, दूसरे एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू हम लोग जो देख रहे हैं ना, स्टैटिक एमसीक्यू जो देख रहे हैं हम लोग, तो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3 आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू का एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू की भी सीरीज लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझे बताओ। थैंक यू।